नमस्कार। आज हम भारत की उस ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश को एक साथ बांधे रखता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो ये पूरा खेल है, जो संतुलन है, वो आखिर काम कैसे करता है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं को ढूंढना था। एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां देश की एकता भी बनी रहे और राज्यों की अपनी पहचान, उनकी अपनी स्वायत्ता, वो भी बनी रहे। दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संवैधानिक संतुलन है क्या, फिर समझेंगे कि कानून बनाने की पावर असल में किसके पास है, उसके बाद उन कानूनों को लागू कैसे किया जाता है, फिर बात होगी पैसे की, मतलब फाइनेंशियल रिलेशन की, और आखिर में हम भाषा की भूमिका पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा संविधान एक तरह से केंद्र और राज्यों के रिश्ते के लिए एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइडबुक जो ये तय करता है कि दोनों के बीच ये पार्टनरशिप चलेगी कैसे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत सिर्फ कुछ राज्यों का एक ढीला ढाला गठबंधन नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक यूनाइटेड नेशन है, एक राष्ट्र जहां शक्तियों को बहुत सोच समझकर केंद्र और राज्यों में बांटा गया है। और ये जो संतुलन है ना, ये वाकई बहुत अनोखा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कानून बनाएगा कौन, ये पावर किसके पास है। तो इसका जवाब मिलता है संविधान के पार्ट 11 में। ये हिस्सा खास तौर पर इसी के लिए बनाया गया है। तो देखिए, संविधान ने काम को बहुत आसान कर दिया है। उसने 3 सूचियां, मतलब 3 लिस्ट्स बना दी हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें वो मामले हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें वो मामले हैं जो किसी खास राज्य के लिए ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेती-बाड़ी। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि शिक्षा या जंगल। इसके लिए है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मान लीजिए एक ही मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों में टकराव हो गया, तो क्या होगा? ऐसे में ज्यादातर मामलों में केंद्र का बनाया हुआ कानून ही माना जाएगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि जरूरी मुद्दों पर पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी बनी रहे। ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन उसे देश भर में लागू कौन करेगा और कैसे? तो अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, यानी प्रशासनिक संबंधों की। इसका जिक्र भी संविधान के पार्ट 11 में ही है। तो ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है। देखिए, पहला कदम, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश, मतलब डायरेक्टिव्स दे सकती है। दूसरा, राज्यों के लिए ये संवैधानिक रूप से जरूरी है कि वो इन निर्देशों को मानें। और तीसरा, इससे होता यह है कि जो राष्ट्रीय नीतियां हैं वो पूरे देश में एक साथ एक तरीके से लागू हो पाती हैं। इससे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में एक तालमेल बना रहता है। और ये जो लाइन है, ये इन प्रशासनिक संबंधों का आप कह सकते हैं कि सार है। इसका मतलब बस इतना है कि हर राज्य सरकार को ये पक्का करना होगा कि वो जो भी काम कर रही हो वो संसद के बनाए कानूनों के हिसाब से ही हो। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत प्रशासनिक लिंक बनाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ये तो रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो संविधान का पार्ट 12 इसी बारे में है। ये केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बंटवारे का पूरा लेखा जोखा देता है। संविधान ने पैसों के स्रोतों को बहुत ही सावधानी से बांटा है। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी या कॉरपोरेशन टैक्स। कुछ टैक्स पूरी तरह से राज्यों के होते हैं, जैसे जमीन पर लगने वाला टैक्स। और फिर कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जिन्हें इकट्ठा तो केंद्र करता है, लेकिन फिर उसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। इस बंटवारे से ये सुनिश्चित होता है कि राज्यों के पास भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भरपूर पैसा हो और केंद्र भी देश को ठीक से चला सके। अब ये जो बंटवारा है, ये हमेशा निष्पक्ष हो, इसके लिए एक बहुत ही जरूरी संस्था बनाई गई है, फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। हर 5 साल में इसका गठन होता है और इसका काम यही सिफारिश करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा किस तरह से किया जाए ताकि दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, भाषा।
भारत जैसा देश जहां इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं, वहां कम्युनिकेशन और पहचान के मुद्दे को संविधान ने कैसे हैंडल किया है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 17 में। ये टेबल दिखाती है कि संविधान बनाने वालों ने भाषा के मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता से देखा था। देखिए, संघ की आधिकारिक भाषा के लिए अलग आर्टिकल्स हैं, राज्यों की अपनी भाषाओं के लिए अलग प्रावधान हैं, और यहाँ तक कि अदालतों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी, इसके लिए भी खास नियम बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर संविधान का अप्रोच दोहरा है। एक तरफ तो वो हिंदी को संघ की राजभाषा के तौर पर स्थापित करता है ताकि केंद्र का कामकाज आसानी से हो सके, लेकिन साथ ही वो राज्यों की अपनी भाषाओं का पूरा सम्मान करता है और उन्हें ये आज़ादी देता है कि वो अपने सरकारी कामकाज में अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकें। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत का संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है जिसमें शक्तियों का बंटवारा लिखा हो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और साझेदारी के लिए एक पूरा रोड मैप है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमने देखा कि कैसे संविधान कानून बनाने की शक्तियों को बांटता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून लागू हों, पैसों का सही से बंटवारा करता है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एक तालमेल बनाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ये जो पूरा ढांचा है जो 70 साल से भी पहले बनाया गया था, क्या ये आज के इस तेजी से बदलते हुए भारत के लिए अब भी उतना ही सटीक और परफेक्ट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें लगातार ढूंढते रहना होगा।